नमस्कार। मैं जगदीश पारिक हिंदी व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत आज कारक इस विषय को लेकर आपसे चर्चा करूंगा। कारक के इस प्रथम सत्र में हम सबसे पहले कारक की परिभाषा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कारक शब्द मूलतः संस्कृत की क्री धातु से मिलकर बना है। क्री धातु से मिलकर बना है। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, अकरोत् अकुरुतां करिष्यति। धातु में पढ़ी होगी आपने संस्कृत में, पठति पठतः पठन्ति। संस्कृत की एक धातु है क्री, इससे मिलकर यह कारक शब्द बना है, जिसका अर्थ है करने वाला। करने वाला। अतः संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या परंपरा से जो संबंध ज्ञात होता है वह कारक कहलाता है। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से यहां आशय वो पुल्लिंग रूप हो सकता है, वो स्त्रीलिंग रूप हो सकता है, वो एक वचनांत बहुवचनांत। संज्ञा तथा सर्वनाम जिस किसी भी रूप में है, उनका क्रिया के साथ क्रिया गति जिन शब्दों से किसी का होना या करना पाया जाए, प्रत्यक्ष सीधा या परंपरा से जो संबंध जाना जाए, ज्ञात हो, बोध हो, वह संबंध ही कारक कहलाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति की ओर संकेत करके मैं ये कहूं यह मेरा भाई है, यह कैसा संबंध है? प्रत्यक्ष जिस मां के उदर से मेरा जन्म हुआ है, मेरी उत्पत्ति हुई है, उसी मां के उदर से उसकी भी उत्पत्ति हुई है। और किसी अमुक व्यक्ति की ओर संकेत करके यदि मैं ये कहूं यह मेरा बुआ जी, मामा जी, मौसा जी का लड़का है, यह कैसा संबंध है? परंपरागत। एक परंपरा है, मां के जो भाई हैं उन भाई की संतान भी रिश्ते में भाई ही कहलाती है। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या परंपरागत संबंध ज्ञात हो, वह संबंध कारक कहलाता है। एक सारणी द्वारा इसको और अधिक विस्तृत रूप में समझने का
प्रयास करते हैं। कारक सारणी। हम सब ने यूं तो कभी न कभी कारकों के बारे में चर्चा की है। यहां हम लिख देते हैं क्रम संख्या, विभक्ति जिसके द्वारा शब्दों को विभक्त किया जाता है। राम है, रामो, रामा, फलम, फले, फलानी, हम सब ने पूर्व में संस्कृत में पढ़ा है। कारक यहां चिन्ह, और यहां ये जो सिद्धांत है ये आज से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। सिद्धांत विभक्ति हम सब ने पढ़ा है। प्रथमा नॉमिनेटिव, द्वितीया एक्यूजेटिव, तृतीया इंस्ट्रूमेंटल, चतुर्थी डेटिव, पंचमी एब्लेटिव, षष्ठी जेनेटिव, सप्तमी लोकेटिव, संबोधन एक्सक्लेमेशन, हुर्रा, विभंग, मैच। हर विभक्ति के साथ किसी न किसी कारक रखा गया है। प्रथमा के साथ जो कारक आता है वह है कर्ता, द्वितीय विभक्ति में कर, तृतीय विभक्ति में करण, चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान, पंचमी विभक्ति में कारक अपादान रहता है, षष्ठी संबंध, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, संबोधन के साथ संबोधन ही रहता है। कर्ता हर विभक्ति को, हर कारक को बताने के लिए कुछ सांकेतिक चिन्ह हैं। कर्ता का संकेत रूप में जो प्रयोग हम करते हैं ने,
वैसे तो मैं बहुत कम होता है, मूलतः शून्य, कुछ भी नहीं होता। आगे जैसे जैसे हम कारकों के बारे में चर्चा करेंगे ये बात और ज्यादा स्पष्ट रूप में आपके सामने आती चली जाएगी। कर्म को अधिकांशतः कई बार शून्य को चिन्ह का भी प्रयोग नहीं किया जाता। कर्म से द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से अलग, आप देखिए करण से यहां क्रिया साधन रूप में है, अपादान से यहां पृथक होने का, पार्थक्य, अलग होने का बोध है। संबंध का के की संज्ञा शब्दों के साथ रा, रे, री, सर्वनाम शब्दों के साथ अधिकरण के लिए जो चिन्ह है में, ए, पर, संबोधन के लिए हे, अरे, संस्कृत में भो, ओ, ओहो। मैंने आपको पूर्व में बताया सिद्धांत इनको यदि सीख लिया जाए तो किसी भी वाक्य में कारक पहचानना ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। कर्ता सिद्धांत है इसका, क्रिया को करने वाला, क्रिया को जो कर दे वह कर्ता कहलाएगा। आमतौर पर कर्ता के बारे में हम सभी लोगों की, प्राणियों की एक ही धारणा है, कर्ता कोई जीवित व्यक्ति हो, कोई जीवित प्राणी हो, चेतन अवस्था में हो। हमने क्या क्या किया, क्रिया को जो कर दे वह करता है। हवा बह रही है, क्रिया है बहना, और बहने का कार्य हवा ने किया है। हवा इस वाक्य में करता होगा, जबकि हवा न तो कोई चेतन प्राणी है, न कोई चेतन मनुष्य, न प्राण। हवा एक प्राकृतिक तत्व है, एक प्राकृतिक पदार्थ है, एक प्राकृतिक नेचुरल पावर। बर्फ पिघलती है, पिघलने का कार्य बर्फ ने किया है, बर्फ करता है। तो क्रिया को जो भी कर दे, सजीव निर्जीव, चल अचल, चेतन अचेतन, वो कर्ता हो जाएगा। कर्म हम क्रिया के सत्र में बात कर चुके हैं, जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव होता है, जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव होता है, कारण से द्वारा वह साधन जिससे क्रिया की जाती है। अध्यापक कलम से लिखता है, लिखने का साधन कलम हो गया, कर्म। संप्रदान के लिए जिसके लिए क्रिया की जाती है, अपादान
तथा सर्वनाम से पृथकता का बोध, अलग होने का पार्थक्य, संबंध, क्रिया से भिन्न, अन्य पदों जैसे संज्ञा, फिर सर्वनाम के साथ संबंध। कारक की परिभाषा कहती है संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उनका प्रत्यक्ष अथवा परंपरा से जो संबंध ज्ञात होगा वह संबंध ही कारक कहलाएगा, जबकि संबंध का सिद्धांत कहता है क्रिया के साथ क्रिया के अलावा, क्रिया के अलावा संज्ञा हो, सर्वनाम हो, उनके साथ संबंध हो जाएगा, परंतु क्रिया के साथ नहीं होगा। हम इसको आगे चलकर समझेंगे। अधिकरण वह स्थान जहां क्रिया होती है, वह स्थान जहां क्रिया होती है। बच्चा घर में खेल रहा है, खेलने का कार्य घर में हुआ है, घर में, यहां अधिकरण कारक है। संबोधन सर्वनाम के सत्र के अंतर्गत हमने चर्चा की, सर्वनामों में संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता। जिस संज्ञा को पुकारा जाता है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण व संबोधन। क्रिया को करने वाला कर्ता, जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव होता है वह कर्म कहलाता है। वह साधन जिससे क्रिया की जाती है करण, जिसके लिए क्रिया की जाती है। संप्रदान कारक संज्ञा तथा सर्वनाम से पृथकता का बोध। अपादान कारक क्रिया से भिन्न अन्य पदों, क्रिया से भिन्न अन्य पद संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बनाने वाला संबंध कहलाता है। वह स्थान जहां क्रिया होती है। अधिकरण कारक जिस संज्ञा को पुकारा या संबोधित किया जाता है वह संबोधन कहलाता है। यदि कारक की परिभाषा मैं सही मानता हूं तो संबंध की परिभाषा, संबंध के सिद्धांत को देखिए। क्रिया से भिन्न, जबकि कारक कहता है क्रिया के साथ। यहां क्रिया से भिन्न अन्य पदों जैसे संज्ञा व सर्वनाम के साथ संबंध, जबकि कारक कहता है संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ संबंध हो। यदि यह सिद्धांत सही है तो कारक की परिभाषा गलत है, कारक का मूल सिद्धांत ही गलत है। और यदि कारक की परिभाषा सही है तो संबंध कारक नहीं है। यह संबंध तो हो सकता है क्योंकि संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ संबंध बना रहा है, रिलेशन मेंटेन कर रहा है, परंतु कारक नहीं होगा क्योंकि क्रिया से इसका कोई नाता नहीं है। और संबोधन को देखिए, जिस संज्ञा को पुकारा जाता है क्रिया के साथ
6 है। कई बार ये प्रश्न आता है, कारक या कारकों की संख्या है 6, 7, 8, 5। ये संबोधन है, ये संबंध है, परंतु कारक नहीं है। कारक मूल रूप में 6 है। आइए एक एक करके इन कारकों की विवेचना और इनके सिद्धांतों को समझने का प्रयोग जानते हैं। किन किन स्थितियों में किन चिन्हों का, किन कारकों का किस तरह से संभावित प्रयोग सहज रूप में किया जाता है, ये भी हम जानते हैं। कारक के अगले सत्र में इन्हीं कारकों के मूलभूत सिद्धांतों को लेकर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।